नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल ज्ञान विद आर.के.जी में। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने चीफ की दावत के बारे में चर्चा की थी, जिनमें से हम इनके कथासार को देख चुके थे और साथ ही इसकी समीक्षा में हम इसके कथानक को देख चुके थे, उनका विश्लेषण कर चुके थे। साथ में इनके जो पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण से भी हम अवगत हो गए थे। तो इन चरित्र चित्रण के बाद हम देखेंगे कथोपकथन को। उसके बाद क्रमशः हम वातावरण को देखेंगे, देश काल वातावरण को, फिर इसकी भाषा शैली को और फिर आखिरी में इनके उद्देश्य को देखेंगे। तो इस तरह से चीफ की दावत कहानी तत्व की दृष्टि से पूर्ण रूप से समीक्षा आज हम लोग कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें समीक्षा का टॉपिक है इसका जो कथोपकथन है उसको। तो यहाँ पे जो कथोपकथन है उसे ही संवाद योजना कहा जाता है। तो कथोपकथन दो शब्दों से मिलकर बना है, कथन और उपकथन। कथन और उपकथन, तो इसी को ही हम संवाद योजना भी कहते हैं। और संवाद योजना में हम देखते हैं कि इस कहानी में आए संवाद एक ओर पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं के द्योतक होते हैं, तो दूसरी ओर कथा वस्तु के विकास में भी सहायक होते हैं। तो कोई भी कहानी हो, जो संवाद होते हैं वो तो एक चारित्रिक विशेषताओं को दर्शाते ही हैं पात्रों के, साथ साथ जो कथा वस्तु होता है उसका विकास करने में सहायक होता है। तो प्रस्तुत कहानी चीफ की दावत के संवाद कहानी की इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनकी जो संवाद योजना है उनमें संक्षिप्तता, गतिशीलता, स्वाभाविकता तथा व्यंग्यात्मकता, ये सभी जो संवाद योजना है इसकी प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती है। तो चलिए उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं। तो जब जो चीफ हैं, जो साहब हैं, वो श्यामनाथ की माँ से मिलते हैं, तो श्यामनाथ अपनी माँ को कहते हैं, माँ हाथ मिलाओ। तो उसकी जो माँ है वह लेफ्ट हैंड से हाथ मिलाती है, क्योंकि राइट हैंड से वह माला पकड़ी रहती है। तो वे कहते हैं, यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। तो वो बोलते हैं श्यामनाथ, कहो माँ, ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो इतने में माँ कुछ हड़बड़ा जाती है और वो कुछ हड़बड़ा कर बोलती है। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। तो उसके पुत्र जो श्यामनाथ है वो कहते हैं, कहो माँ, हाउ डू यू डू। तो माँ धीरे से सकुचाते हुए बोलती है, हो डू डू। तो इस तरह से जो संवाद यहाँ पे दिखाई गया है, चूँकि माँ जो है वो अशिक्षित थी, वो हाउ डू यू डू का सही रूप में जो उच्चारण है वो नहीं कर पाती, तो इस तरह से उसके स्वभाव को यहाँ पे बताया गया है। तो इस रूप में संवादों में गतिशीलता और सरलता झलकती है, इसलिए जो संवाद है वो हमें स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। एक छोटे से प्रसंग में लेखक ने तीनों पात्रों के चरित्र का प्रायः सभी विशेषताओं को उभारने में सफल हो गए हैं। तो इस जो हमने कथोपकथन देखा, इसमें एक तरफ जो चीफ है उसका जो चरित्र दिख रहा है, साथ में श्यामनाथ का, और साथ में उनकी जो माता जी है उनका भोला चरित्र हमें दिखाई देता है। प्रस्तुत कहानी के संवाद में नाटकीयता का गुण भी विद्यमान है। पात्रों के जो वार्तालाप हैं इनमें उतार चढ़ाव वैसा ही दृष्टिगोचर होता है जैसा नाटकों के संवाद में प्रायः पाया जाता है। इसका कारण यह भी है कि इसमें उत्तर प्रत्युत्तर की विशेषता अधिक विद्यमान होती है। तो इस कहानी में उत्तर प्रत्युत्तर भी दिखाई देता है, जिसके कारण नाटकों जैसा संवाद प्रतीत होता है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊँ बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतनी रीझ से कहा है
नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। माँ कहती है, मैं क्या गाऊँ बेटा, मुझे क्या आता है। तो इस प्रकार जो संवाद यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं, इस कहानी में समाज का सजीव और सार गर्भित प्रस्तुति किया गया है। साथ ही माँ की जो मानसिक हलचल है, इनके संवादों के माध्यम से हमें दिखाई देता है। मनोविज्ञान का सहारा लेकर लिखे गए इन संवादों में सर्वत्र ही हमें पात्र की अनुकूलता मिलती है, अर्थात पात्र के जिस प्रकार के पात्र हैं उसी प्रकार की यहाँ पे जो संवाद की स्थिति है वह हमें दिखाई देती है। इसके बाद हम आते हैं देश काल और वातावरण को। तो देश काल वातावरण को वातावरण भी कहा जाता है, और कहानी का वातावरण काल्पनिक होता है, लेकिन उसमें जो वातावरण की सजीवता है उसे यथार्थ रूप प्रदान किया जाता है। तो आज की कहानी में जो वातावरण रहता है प्रायः संक्षिप्त और सांकेतिक रूप में ही ग्रहण किया जाता है। कहानी के प्रारंभ में लेखक देशगत उपकरणों का चित्रण करते हुए कमरे का सजीव चित्रण जैसे चीप की दावत कहानी में किया है। तो सबसे पहले ही कहानी के प्रारंभ में जब आप इसको पढ़ेंगे तो कमरे का जो चित्र है उसको पहले वातावरण को कहानीकार ने प्रस्तुत कर दिया है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है, जैसे आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे, पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। तो इस तरह से उस घर की जो वातावरण, जो स्थिति है, उसका चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। इसी प्रकार जब सभी मेहमान शामनाथ के घर पहुँच गए तो पार्टी का जो रंग जमा उसे भी लेखक ने अत्यंत सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। इसी चित्रण में साहब, मेम साहब तथा अन्य दोस्तों का व्यवहार तथा पहनावा आदि का भी अत्यंत सूक्ष्म तथा यथार्थ विवरण प्रस्तुत किया गया है। जैसे दफ्तर में साहब जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतना ही दोस्त परवर हो रहे थे, और उनकी स्त्री गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों के हार, सेंट और पाउडर की महक से ऐसे ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली हो। तो इस तरह से यहाँ पे देश काल वातावरण का चित्रण दिखाई दे रहा है। वातावरण में जो मार्मिकता है वह उस स्थल पर चित्रित हुई है जहाँ माँ कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। कुर्सी पर रखे उनके पांव, नींद के झोंके में इधर उधर झूलता सिर और मुंह से निकलते हुए खर्राटे एक भिन्न लेकिन सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। माँ के इस रूप को देखकर शामनाथ के मन में क्रोध उमड़ पड़ा, लेकिन उसे प्रकट न कर पाने की विवशता का चित्रण भी अत्यंत स्वाभाविक है। प्रस्तुत कहानी में हम देखते हैं कि जो बाह्य चित्रण है ये तो दिखाई देता ही है, साथ साथ यहाँ पे मानसिक चित्रण भी दिखाई देता है, और जो कहानी के मूल भाव के चित्रण में सहायक बन पड़ा है। जैसे शामनाथ की स्थिति, माँ की मानसिक स्थिति। तो बेटे ने पार्टी के समय में प्रस्तुत होने वाले सभी संभावित स्थितियों से माँ को अवगत करा दिया था कि जब चीफ आएंगे तो उसके सामने ऐसे आपको हरकत करना है, इस तरह से बातें करनी है। फिर भी जो माँ का मन है वह रह रह कर परेशान हो रहा था। उस स्थिति को सोचकर काँप उठता था कि अगर चीफ सामने आ गया तो उसके कुछ उसने पूछा तो वह क्या जवाब देगी। इसका प्रमुख कारण चीफ का अंग्रेज होना था, क्योंकि जो माँ है वह अंग्रेज़ों को दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, और वह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। तो यह मनः स्थिति उसकी थी, और इस स्थिति से बचने के लिए अपनी सहेली के पास वह जाना चाहती थी, पर बेटे ने उन्हें पहले ही वहाँ जाने से मना कर दिया था। तो इसी प्रकार चीफ को अचानक सामने पाकर माँ की हड़बड़ाहट का चित्रण भी अत्यंत सजीव तथा साथ ही मार्मिक बन पड़ा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वातावरण देश काल के चित्रण में भीष्म साहनी ने जो कहानी है इसको यथार्थ रूप देने के लिए स्वाभाविक
और प्रभाव उत्पादक वातावरण की सृष्टि की है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि चीफ की दावत, ये जो कहानी है इसकी भाषा शैली कैसी है। तो चीफ की दावत कहानी में आपने पढ़ा है, इसकी भाषा सरल है, सहज है और अद्वितीय गहनता लिए हुए हैं। शब्दों में व्यवहारिकता और भावुकता तो है ही, साथ ही लाक्षणिकता से भी सुसज्जित हमें दिखाई देता है। लेखक ने प्रायः बोलचाल में जो प्रयुक्त होने वाले शब्दावलियां हैं उनका प्रयोग किया है, और साथ में जो अंग्रेजी शब्द है, पंजाबी भाषा है, इनके भी शब्द उन शब्दों के साथ, हिंदी के शब्दों के साथ यथोचित रूप में अपनाया है। और ये जो शब्द जिन्हें अपनाया है वो प्रायः मध्यम वर्गीय हिंदी भाषा जनता में जो प्रचलित है उसी चीज़ों को इन्होंने अपनाया है। इतना अवश्य है कि लेखक ने उन शब्दों का अर्थ भी प्रस्तुत करके पाठक को सहज होने में सहायता की है। जैसे उन्होंने अलग अलग भाषा के शब्द अपनाए हैं, लेकिन उसका अर्थ भी सेंटेंस को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मुकम्मल, ड्रिंक, अड़चन, अवाक, साक्षात, रोब, ये सभी जो शब्द हैं, ये सभी जो शब्द कहानी के उतार चढ़ाव व सार्थकता प्रदान करते हैं। तो सरल, सुबोध और स्वाभाविक वाक्य कहानी को संप्रेषणीय बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा हाथ ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। तो इस तरह से, उसी तरह हरिया की माएँ गीत में प्रांतीय प्रभाव कहानी को प्रभाव उत्पादक बनाती है। तो उसी तरह ये जो गीत है इसमें प्रांतीय प्रभाव दिखाई देता है। उसी तरह ये जो हमने सेंटेंस पढ़ा उसमें जो सिंपल जो शब्द हैं इनका प्रयोग है। उसी तरह फुलकारी का जो प्रसंग है, जब श्यामनाथ अपनी माँ को फुलकारी बनाने के लिए कहता है, तो इस प्रसंग से कहानी में जहाँ एक नया मोड़ आता है, वहीं कहानी प्रांत विशेष के वातावरण से ओतप्रोत हो उठती है। निश्चय ही जो प्रस्तुत कहानी है इसकी भाषा शैली में रेखा चित्र सी छटा है और सूक्ष्म, अति सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करने का अपूर्व सामर्थ्य है। इससे कहानी में सरसता और कलात्मकता का समावेश हो गया है। तो इस तरह से हमने भाषा शैली को देख लिया। अब हम देखते हैं कहानी के मूल उद्देश्य को। उद्देश्य में हम इसी बात की चर्चा करते हैं कि जो कहानी लिखा गया है वह किस लिए लिखा गया है, कहानी के माध्यम से हमें क्या बताया गया है, तो इसी की चर्चा हम करेंगे। तो बदलते हुए मानवीय मूल्यों के संदर्भ में चीफ की दावत जो कहानी है यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वस्तुतः आज हम देखते हैं कि मानव खंडित जीवन जी रहा है। उसकी विडंबना यह है कि वह न किसी का बन सकता है और न ही किसी को अपना बना सकता है। वस्तु स्थिति आज की यह है कि पारिवारिक विघटन के कारण मूल्यों का निरंतर विघटन होता जा रहा है, और आपने आसपास आपके परिवार में या अन्य किसी के परिवार में यह अनुभव किया है। और त्रासद स्थिति यह हो गई है कि नए मूल्य, उनका स्थान, जो पारिवारिक मूल्यों का विघटन होता है उनका स्थान नए मूल्य नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में भीष्म साहनी जी की जो रचना संसार है एक गहरे दायित्व का बोध को स्वीकार करती है। साहनी जी की कहानियों की मूल प्रवृत्ति के संबंध में एक स्थल पर कहा गया है, अर्थात साहनी जी की जो कहानियाँ रहती हैं इनकी मूल प्रवृत्ति क्या रहती है, इसको समझने को देखें तो समझने की कोशिश करें तो भीष्म साहनी के यहाँ एक आश्चर्यजनक स्थिति है कि लंबे प्रवास के बावजूद उनके यहाँ विदेशी पृष्ठभूमि की कहानियाँ नहीं के बराबर है। दरअसल उनके यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बूढ़े पात्रों की उपस्थिति और विदेशी पृष्ठभूमि के प्रति काफ़ी कुछ उदासीन रवैया रखते हैं। और ये जो उदासीन रवैया है, अर्थात अपने कहानियों में वे एक गांव के पात्र और बूढ़ी स्त्रियों जैसे पात्र जरूर रखते हैं। तो इनका जो उदासीन रवैया है गांव के पात्रों को दर्शाने का, ये एक सिक्के के दो पहलू है, ये समझ सकते हैं।
हम यह समझ सकते हैं कि अपने देश की धरती के प्रति उनके गहरे लगाव का यह परिचायक है। अपने बूढ़े पात्रों के द्वारा जिनमें स्त्रियां अधिक है, वह अपनी धरती से जुड़े रहने की कोशिश तो करते हैं, साथ ही उस लोक तत्व की रक्षा करने में ये सफल भी होते हैं, जो अगली पीढ़ी को संस्कार देता है। तो यही इनकी प्रमुख विशेषता है। वस्तुतः भीष्म साहनी जीवन के प्रवाह को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और भी कारण है कि उनकी कहानियाँ बनाए निष्कर्षों से मुक्त रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीफ की दावत जो कहानी है, इसमें भी जो लोकपन है, लोक व्यवस्था को उभारा गया है। एक प्रांतीय चित्र यहाँ पे दर्शाया गया फुलकारी के माध्यम से, साथ में जो बूढ़ी स्त्री है उसके माध्यम से। तो चीफ की दावत में उन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन के अंतर विरोध को अत्यंत हृदयग्राही ढंग से उद्घाटित किया है। कैसे उद्घाटित किया इसको देखते हैं। तो एक ओर हम देखते हैं कि नया नया जो आधुनिक बना है श्यामनाथ और उसकी पत्नी है, तथा दूसरी ओर फालतू सामान की हैसियत में आ चुकी माँ है। अपने विभाग को चीफ की दावत पर बुलाए जाने का उद्देश्य है अफसर को प्रसन्न करके पदोन्नति का प्रयास। और श्यामनाथ सिगरेट पीते हुए माँ से बात करता है और उसके परंपरागत संस्कारों तौर तरीकों की जग हसाई के भय से नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो एक तरह से श्यामनाथ सिगरेट पीकर अपनी माँ के सामने यह बताने की कोशिश करता है कि जो पुरानी परंपराएं हैं वो क्या है, अच्छी नहीं है, अब हमें नया परंपरा निभा लेना चाहिए। तो इस तरह से वो नया बनने का कोशिश करता है, जबकि उसकी माँ एक संस्कारशीला वृद्धा है जिसने अपने सभी आभूषणों को बेटे की पढ़ाई शिक्षा पूर्ति के लिए बेच दिया। हालांकि इस समय उसका उल्लेख भी बेटे को अरुचिकर लगता है। अपने जीवन के एकाकीपन को दूर करने के लिए माँ पड़ोस में अपनी समवयस्क स्त्रियों के साथ समय बिताती थी, लेकिन बहू बेटे की नापसंदगी को देखकर उसने वह भी छोड़ दिया है। अब हर समय माला फेरकर वह अपने जीवन के बचे खुचे दिन काट रही है। इतना ही नहीं, जिस दिन घर में मांसाहारी का भोजन बनता है उस दिन वह कुछ भी नहीं खाती, और स्थिति यहाँ तक है कि ना ही उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पुराने जीवन मूल्य हैं और नए जीवन मूल्य हैं, इसके अंतर को बताने की कोशिश इस कहानी में किया गया है। तो संयोगवश जिस स्थिति से बचने की तैयारी प्रातः से चल रही थी, अर्थात नयापन दिखाने की कोशिश की जा रही थी श्यामनाथ के द्वारा, और वहीं अचानक सामने आकर खड़ी हो गई। खाना खाने के लिए जाते हुए चीफ की दृष्टि कुर्सी पर बेढंगे तरीके से बैठी माँ पर पड़ जाती है। यद्यपि साहब एक अंग्रेज व्यक्ति है, लेकिन वह माँ का पूरा आदर करता है और उनसे बातचीत भी करता है। वह माँ से केवल पुराने लोकगीत सुनता है, वरन आग्रहपूर्वक पंजाबी कला फुलकारी देखने का भी आग्रह करता है। और ये स्थितियाँ श्यामनाथ के लिए सुखद है। वह तो इन सभी चीज़ों से मुंह मोड़ना चाहता था, लेकिन इसके सुखद होने का कारण पुरानी स्थिति वह लोक परंपरा ही बनती है। वह माँ की ओर से साहब को फुलकारी बना देने का वायदा भी करता है, और इस रूप में मूल्य संक्रमण के इस दौर में यह जो कहानी है अत्यंत संतुलित ढंग से परंपरा की रक्षणीय रूप की उपेक्षा और भर्त्सना से बचा लेती है। तो बेटे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए माँ हरिद्वार जाने का विचार त्याग देती है, और इस प्रकार अपने जीवन की रोशनी की अंतिम किरण भी उस पर समर्पित कर देती है। उसी तरह टप्पा और फुलकारी इस कहानी में परंपरा के वे सार्थक तत्व बन जाते हैं जिनकी रक्षा का प्रश्न हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो प्रथम उद्देश्य तो यह हो गया कि साहनी जी इस कहानी के माध्यम से जो पुरानी लोक परंपराएं हैं उनकी रक्षा का उद्देश्य लेकर आए हैं। साथ में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत देश में मध्य वर्ग के जिस यथार्थ को विकसित होने का अवसर मिला, उसमें जीवन की बाह्य तथा आंतरिक स्थिति अनेक विसंगतियों और अमानवीयता से भर उठती है। तो इसमें
जो मध्यम वर्ग उठ रहे थे उसमें विसंगतियां और अमानवीयता थी, उसको सुधारने की कोशिश इस कहानी के माध्यम से किया गया है। तो प्रस्तुत कहानी का मूल भाव इसी विडंबना को उद्घाटित करता है और अति आधुनिक बनने के उत्साह में श्यामनाथ अपनी संस्कृति के मोह से स्वयं को भरसक दूर रखने का प्रयास करता है, लेकिन अंततः वही संस्कृति और लोक परंपरा ही उसकी पतवार बनते हैं और साहब जिगर से नहीं वरन इसी कोमल भावना का स्पर्श पाकर गदगद हो गए। अर्थात साहब किसी पार्टी से संतुष्ट नहीं हुए, पार्टी से खुश नहीं हुए, वह उनकी माँ की कोमल भावना से ही खुश हुए। तो इस रूप में भीष्म साहनी ने मानवीय आस्था को भारतीय जीवन के संदर्भ में अपनी धरती से जुड़ी एक सक्रिय स्फूर्ति के साथ प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने चीफ की दावत की कहानी तत्व की दृष्टि से समीक्षा की और निश्चय ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह कहानी समझ में आई होगी और कुछ अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टिक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जितने भी आपके साथी हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें, उन्हें भी कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ मेरे वीडियो को देखने के लिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।